एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों में अगली जनजाति के बारे में, जो कि आज हम बात करेंगे 19वीं जनजाति है किसान जनजाति। झारखंड की ये एक महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में माना जाता है और आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। बता दें कि इससे पहले हम 18 जनजातियों को पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे पिछले क्लास को नहीं देखें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे क्लास को वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से वहां से सारे वीडियो को देख पाएंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की 19वीं जनजाति। कह सकते कि 32 जनजातियों में आज हम 18 जनजाति पढ़ चुके हैं, 19वीं जनजाति हम पढ़ने जा रहे हैं। बात करेंगे आज हम किसान जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले किसान जनजाति का नाम आए तो मुख्य रूप से नाम ही आता है कि ये कृषि कार्य को करने वाले किसान हम किसे कहेंगे, जो कृषि कार्य को करते हैं। लेकिन इनके साथ कुछ वैसा नहीं है कि जो कृषि कार्य को ही कर रहे वही किसान है। इनके साथ कृषि कार्य तो है, इनके अर्थव्यवस्था का अगर बात किया जाए तो किसान तो कृषि करते हैं ये जनजाति, लेकिन साथ ही साथ इनके अलावा भी इनकी अर्थव्यवस्था का कई सारे स्रोत देखने को मिलता है। आइए हम एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करें किसान जनजाति की, तो यह सदान समुदाय की एक जनजाति माना जाता है। यह सदान समुदाय की एक जनजाति माना जाता है। इन्हें नगेसर या तो फिर नगेसिया भी बहुत जगह कहा जाता है। इन्हें नगेसर या तो फिर नगेसिया भी कहा जाता है। बता दें कि किसान जनजाति को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत रखा है। जैसे यह जनजाति स्वयं को नागवंश के वंशज मानते हैं। ये स्वयं को कहते हैं कि हम नागवंश के वंशज हैं, ये स्वयं को नागवंश के वंशज मानते हैं। तो वहीं डाल्टन के अनुसार से डाल्टन ने वहीं क्या कहा कि डाल्टन ने कहा कि ये पांडवों के वंशज है। डाल्टन ने कहा कि ये पांडवों के वंशज है। तो कह सकते हैं कि इनकी अलग अलग विभाजित किया गया। ये पहले स्वयं को कहते हैं कि ये नागवंश के वंशज है, वहीं डाल्टन ने इन्हें कहा गया कि ये पांडवों के वंशज है। बता दें कि वहीं किसान की मुख्य रूप से उत्पत्ति जो माना जाता है वो ओरियन समुदाय के वंश से माना जाता है। तो कई ऐसे स्रोत है जो कि अलग अलग स्रोत के माध्यम से माना जाता है। तो आप यहां से तीनों चारों चीजों को आप याद रखेंगे कि अगर डाल्टन के अनुसार पूछा जाए तो आपका होगा कि ये पांडवों के वंशज माना जाता है। ये स्वयं को किसका वंशज मानते हैं, तो ये स्वयं को नाग वंश के वंशज मानते हैं। वहीं इनका मुख्य अगर उत्पत्ति माना जाए तो वो ओरियन समुदाय के वंश से माना जाता है और यह सदान समुदाय के अंतर्गत एक जनजाति माना जाता है। तो ये झारखंड की कुछ प्रमुख विशेषताओं के रूप में अगर देखा जाए किसान जनजाति की, तो कुछ इस तरह से मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी समूह की, यानी यह द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित रखता है। तो इनकी प्रजातीय समूह अगर पूछा जाए तो ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित रखते हैं और इनकी भाषा जो है वो सदान भाषा तो है, सदानी भाषा तो है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी भाषा जो है वो मुंडारी भाषा है। मुंडारी भाषा है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि किसान समुदाय या किसान जनजाति जो है वो सिर्फ झारखंड में नहीं है। झारखंड के अलावा बिहार और उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में भी किसान जनजाति का अच्छा खासा जनसंख्या देखने को मिलता है। साथ ही साथ बिहार में भी अगर बात करें तो बिहार में भी इनकी जनसंख्या काफी देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि उधर की जनसंख्या में जो है वो कुछ किसान जो है वो कुड़ुख भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो कुछ जो किसान है वो कुड़ुख भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ मुंडारी का प्रयोग करते हैं। वहीं कुछ ऐसे किसान जनजाति हैं जो कह सकते हैं कि सदानी भाषा का प्रयोग किया करते हैं। तो सदानी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। ज्यादातर ये मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो मुख्य रूप से उसका आंसर जो होगा वो मुंडारी भाषा होगा। लेकिन वहीं अगर बात करें जो उड़ीसा और बिहार के इलाके में जो मिलता है किसान जनजाति, वो कहीं ना कहीं कुछ कुड़ुख भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अगर इनका मुख्य निवास स्थल माने अगर झारखंड में, तो झारखंड में पलामू, रांची, लातेहार और सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलता है। साथ ही साथ गुमला, ये सभी जिलों में देखने को मिलता है। अब झारखंड के अलावा अगर पूछा जाए तो बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्यों में भी इनकी जनसंख्या देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजों को आप याद रखेंगे कि झारखंड के अलावा अगर बोले किसान जनजाति कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो होगा आपका
ये उड़ीसा होगा, बिहार होगा और साथ ही साथ कुछ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। इनकी जनसंख्या अगर बात करें झारखंड में तो 2011 के जनगणना के अनुसार 37,265 माना जाता है, जो कि झारखंड की कुल जनजातियों में 0.43% जो है यानी 0.43% जो वो कुल जनजातीय झारखंड की कुल जनजातीय प्रतिशत का हिस्सा माना जाता है। वो लगभग कह सकते हैं कि 0.43%। और बता दें कि किसान जनजातियों में जो है वो उच्च लिंगानुपात देखने को मिलता है। उच्च लिंगानुपात कह सकते हैं कि लड़कों में लड़कियों की संख्या, जैसे हम कई जगह देखते हैं कि 1000 लड़कों में 980 लड़की है, या तो कई जगह 1000 लड़के में 910 है, 920 है, 943 है, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसान जनजाति में अगर बात की जाए तो इनमें जो लिंगानुपात है वो उच्च देखने को मिलता है, ये काफी अच्छा देखने को मिलता है, ये काफी उच्च लिंगानुपात देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजों को आप याद रखेंगे। इनके सामाजिक और सांस्कृतिक अगर बात करें तो इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में सबसे पहले समझते हैं कि इनका समाज जो वो पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह हो सकता है किसी जनजाति में हम इन चीजों को हम नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसे में आप ये नहीं सोचिएगा इनका समाज जो वैसा नहीं है। लगभग सभी जनजाति जो वो पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय ही है। तो इन चीजों को ये कॉमन चीज है, इनमें से आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब बात करेंगे इनमें कुल की, अगर बात करें जो किसान जनजाति है वो कुलों में नहीं बटा हुआ है। कह सकते हैं कि जो अलग अलग कुलों में बटा होता है वो अलग अलग कुलों में ये नहीं बटा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर सामाजिक दृष्टि से अगर बात करें, यानी सामाजिक दृष्टि से अगर बात करें या तो फिर विवाह की दृष्टि से, या तो फिर समाज की दृष्टि से, या फिर विवाह की दृष्टि से, ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला है सिंदूरिया और दूसरा है तेलिया। तो सिंदूरिया और तेलिया ये दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। सिंदूरिया कहने का अर्थ है ये जब विवाह होता है तो इनमें जो होता है विवाह जो होता है वो मुख्य रूप से सिंदूर दान किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है वो सिंदूर का प्रयोग होता है। सिंदूर दान जैसे कहते हैं कि सिंदूर दान, तो वो ये होता है सिंदूर का प्रयोग होता है। वहीं तेलिया जो जनजाति है, ये किसान जनजाति में, इनमें विवाह के समय में तेल का प्रयोग किया जाता है। तेल का प्रयोग किया जाता है। ये तेलिया कह सकते कि जनजाति के अंतर्गत आता है। किसान जनजाति में ये तेलिया, तो दो अलग अलग समाज में बटा हुआ है, सिंदूरिया समाज और तेलिया समाज, ये दो अलग अलग बटा हुआ है समाज की दृष्टि से। जबकि कुल इनका जो वो अलग अलग नहीं है, इनमें कुल का जो देखने को नहीं मिलता है। इस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। इनमें हम देखते हैं कि परीक्षा विवाह भी देखने का प्रचलन देखने को मिलता है। ये अलग अलग आधार पर इनका एक कह सकते कि प्रक्रिया होता है, उसके माध्यम से भी इसका देखने को मिलता है। लड़की के घर में एक जो संपन्न विवाह होता है, यानी कह सकते हैं कि जो लड़का जाकर के लड़की के घर में जो विवाह संपन्न होता है उस विवाह को चढ़ावा विवाह कहा जाता है। चढ़ावा विवाह उसको कहा जाता है। अब इसको आप ध्यान कैसे रखेंगे? और लड़का के घर में जो विवाह संपन्न होता है उसे गुरुबां विवाह के नाम से जाना जाता है। गुरुबां विवाह। अब देखिए, लड़की के घर में विवाह हो रहा है तो लड़का तो जाएगा। अब लड़का जाएगा तो चाहे घोड़े पे चढ़ पे जाए या गधे पे जाए या तो फिर गाड़ी पे जाए, वो तो चढ़ के ही जाएगा। तो चढ़ावा विवाह जो होगा वो क्या है? लड़का चढ़ के जाएगा और लड़की के घर में विवाह संपन्न होगा तो वो चढ़ावा विवाह हुआ। वहीं अगर लड़का के घर में विवाह हुआ तो वो गुरुबां विवाह के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रचलित विवाह का प्रचलन अगर बात करें तो ये आयोजित विवाह जो है वो काफी प्रचलित देखने को मिलता है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये आयोजित विवाह जो होता है वो घर के जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा ये संपन्न विवाह होता है और उनके द्वारा ये विवाह तय किया जाता है, जिसके आधार पर ये विवाह होता है। तो आयोजित विवाह जो है वो प्रचलित विवाह माना जाता है इनमें। साथ ही साथ इनमें परीक्षा विवाह का प्रचलन है, विधवा और परित्यक्ता विवाह देखने को मिलता है, राजी खुशी विवाह, अलग अलग तरीके के विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। इनमें वधू मूल्य का प्रचलन है और ये जो वधू मूल्य का जो बोलते हैं ये डाली के नाम से संबोधित करते हैं। यानी इनमें जो कह सकते हैं कि लड़की को दिया जाने वाला जो शादी के समय में जो मूल्य दिया जाता है, यानी पैसे जो दिया जाता था, तो कह सकते हैं ये प्राचीन काल में था, वर्तमान में ये काफी कम देखने को मिलता है। तो प्राचीन काल में क्या था कि लड़कियों को शादी के एवज में, तिलक के एवज में जो पैसा दिया जाता था, यानी मूल्य जो दिया जाता था, उसे वधू मूल्य के नाम से जाना जाता है। तो उसको प्राचीन काल में डाली के नाम से जाना जाता है। डाली के नाम से जाना जाता है। किसान जनजातियों में अगर पूछा जाए कि वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है तो वो डाली के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए किसान कह सकते कि समाज वो कितने
अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, तो दो वर्गों में, एक है सिंदूरिया वर्ग और दूसरा है तेलिया, या तो फिर विवाह की दृष्टि से भी ये दो भाग में बटा हुआ है, क्योंकि ये मुख्य रूप से विवाह का ही प्रचलन देखने को, ये अंतर जो होता है वो कहीं ना कहीं विवाह में ही अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जब सिंदूरिया जो वर्ग के जो विवाह करते हैं इनमें सिंदूर दान होता है, जबकि तेलिया जो होता है इनमें तेल का दान होता है। तो इस तरह से दोनों में अलग अलग देखने को मिलता है। इनकी आर्थिक व्यवस्था का अगर बात करें तो इनके आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो ये किसान जनजाति जो अर्थव्यवस्था का आधार जो वो कृषि कार्य और लकड़ी काटना। हम देखते हैं कि लकड़ी अगर काटना हो, या तो ऐसा नहीं कि लकड़ी काटना यानी छोटा मोटा ये कोई काटना, वो चीज नहीं। जैसे हम जानते कि बड़े बड़े पेड़ काटने के होता था तो बड़े बड़े आरे होते थे, पहले आरे लेकर जाते थे, टांगा लेकर जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं जनजाति जो देखने को मिलता है वो किसान जनजाति ही देखने को मिलता है। अब तो मशीनीकरण आ गया और अब तो कह सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर ही पेड़ कट जाते हैं, लेकिन पहले क्या था कि वो काफी लंबे समय लगता था और 2 व्यक्ति होता था और लंबा आरा होता था, उससे वो काटते थे। तो वो कार्य जो है वो किसान जनजाति भी देखने को मुख्य रूप से मिलता था। साथ ही साथ इनमें हंडिया और महुआ का आर्थिक रूप से काफी कह सकते हैं कि ये अहम योगदान देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हंडिया जनजातियों का सिर्फ एक पेय पदार्थ ही नहीं है, उनके कई धार्मिक कार्यों में भी उसका उपयोग होता है। साथ ही साथ जो महुआ को कह सकते हैं कि महुआ का भी जो शराब होता है उनमें भी कई जनजातियों में उसका भी प्रचलन देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि जो भी वन उपज महुआ हो, चाहे वो केंदू पत्ता हो या और भी जो भी जैसे बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो भी पत्ता होता है उसका प्रयोग किया जाता है महुआ का। और भी कई ऐसी चीज है जैसे लाख की खेती हो गया, फिर और भी केंदू हो गया। तो ये सभी चीज जो भी वन उपज देखने को मिलता है। हंडिया का बात करें, साथ ही साथ ये कृषि कार्य को भी करते हैं और लकड़ी काटने का भी मुख्य रूप से इनका कार्य देखने को मिलता है। और भी कुछ ऐसे किसान जनजाति हैं जो कि कह सकते हैं कि मजदूरी का कार्य भी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे अलग अलग विकसित होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये अलग अलग कार्यों में अपना योगदान देते जा रहे हैं। इनमें अगर धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो धार्मिक व्यवस्था में अगर बात करें तो इनके धार्मिक प्रधान को बैगा के नाम से जाना जाता है। तो इनके धार्मिक प्रधान को बैगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बैगा का अर्थ ही पुरोहित होता है, और पुरोहित जो होता है वो धार्मिक कार्यों का कह सकते हैं जो भी धार्मिक कार्यों का संचालन होता है वो पुरोहित के द्वारा ही होता है, यानी उसको बैगा के नाम से कह सकते हैं कि जनजातीय भाषा में इसे बैगा के नाम से संबोधित किया जाता है। हालांकि ये कई अलग अलग जनजातियों में अलग अलग, किसी जनजाति में पाहन देखने को मिलता है तो किसी जनजातियों में अलग अलग नाम से भी प्रचलित है ये। तो याद रखेंगे किसान जनजाति में जो धार्मिक प्रधान है उसे बैगा के नाम से जाना जाता है। इनके सर्वश्रेष्ठ देवता को धर्मे बेलास के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप याद रखेंगे कि इनमें जो प्रमुख देवता है वो धर्मे बेलास के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आपको सिंगबोंगा के नाम से सिंगबोंगा भी देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल ये सिंगबोंगा की भी पूजा करते हैं, लेकिन जो प्रमुख आराध्य देवता जो है वो धर्मे बेलास नाम से संबंधित है, तो धर्मे बेलास नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इनके धार्मिक स्थल जो होता है जहां पे पूजा पाठ होता है, इनका उन धार्मिक स्थल को कालो के नाम से जाना जाता है, कालो के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर नोट करके रखेंगे। तो धार्मिक जो सर्वश्रेष्ठ देवता होता है उसे धर्मे बेलास के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ कई जगह सिंगबोंगा भी मिलेगा। और धार्मिक स्थल अगर बोले तो कालो के नाम से जाना जाता है, कालो, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ इनकी अगर बात करें प्रमुख पर्व और त्योहारों की, तो पर्व और त्योहार में सोहराय, करमा, सरहुल, नवाखानी, जितिया, फगुआ, माघी, दीपावली, ये सभी जो मुख्य रूप से कई पर्व त्योहार किसान जनजाति में देखने को मिलता है। तो इस तरह से किसान जनजाति की अगर बात करें तो मुख्य रूप से कुछ इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो हमने लाने का प्रयास किया। तो किसान समुदाय, ये सभी चीजों को आप याद रखेंगे। और यहाँ से जो ज्यादा सवाल बनता है वो कहीं ना कहीं इसके परिचय से बनता है, इनके परिचय से बनता है। दूसरा है इनका समाज जो 2 दृष्टि में बटा हुआ है, यहां से आपको सवाल बनता है। साथ ही साथ ये दोनों विवाह, जो लड़की के घर में विवाह होता है चढ़ुआ विवाह के नाम से जाना जाता है, लड़का के घर में जो होता है वो गुरुबा विवाह। इनके वधू मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है, आयोजित विवाह जो वो प्रचलित विवाह है। धार्मिक व्यवस्था में अगर बात करें तो 2 याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ देवता धर्मे बिलास और धार्मिक स्थल को कालो के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ जो है मुख्य रूप से आप ये चीज को याद रखेंगे क्योंकि इन्हें नगेसर या नगेसिया कहा जाता है, यहां से कई बार सवाल पूछा गया है।
इन जनजाति स्वयं को नागवंश के वंशज मानते हैं, तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ डाल्टन ने इन्हें पांडवों का वंशज बताया है, पांडवों का वंशज बताया है। ये द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित है और इनकी भाषा जो है मुंडारी भाषा है। तो कुछ इस तरह से इतना आप याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी कोई हम इसके बाद अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा और आप आसानी से वहां से देख सकेंगे हमारे सारे वीडियो को, आने वाले जो भी वीडियोज होंगे। और इस तरह के हम सारे एक एक करके पूरे झारखंड जीके का जो भी पूरा जीके हो सकता है जहां तक, वो पूरे डिटेल से हम समझेंगे, जहां से आपके एक भी क्वेश्चन कह सकते कि वहां से छूटेगा नहीं, अगर आप एक बार पूरे क्लास को आप पूरा देख लेते हैं तो। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा आप अपने सहयोगी दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इससे सहायता हो सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।